एसएससी जी के वर्ग नंबर 13। चलिए वर्ग नंबर 13 क्या कहता है जान लेते हैं। कहता है कि हम सब मतलब भागवत धर्म पढ़ रहे थे। भागवत धर्म जो है परम उदार था, इसलिए इसने विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया। वैष्णव धर्म का जो है वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ था। अब आगे आपका शैव धर्म। शैव धर्म के लोग भगवान शिव की उपासना क्या करते थे। मत्स्य पुराण में लिंग पूज मतलब शैव धर्म मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। इस धर्म के विकास की प्रक्रिया में कुछ संप्रदायों जैसे कि पशुपत, कपाली, कालामुख, लिंगायत आदि का विकास हुआ। इसका वर्णन वामन पुराण में मिलता है। आगे चलते हैं, कपालिक संप्रदाय के बारे में जानेंगे। कपालिक संप्रदाय के जो इष्ट देव भैरव थे। कपा कालामुख संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधर कहा जाता है। लिंगायत को जंगम या वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वासव थे। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। अथर्ववेद में शिव को सर्वभव, पशुपति तथा भूपति कहा गया। नैनार संतों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। नाथ संप्रदाय, इसकी स्थापना मतेंद्र नाथ ने किया था। इसके प्रमुख प्रचारक थे बाबा गोरखनाथ। अब कहता है कि आपका महाजनपद। चलिए महाजनपद के बारे में जानेंगे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुई, जिसमें 16 महाजनपद का उदय हुआ, जिसमें मगध आगे चल करके साम्राज्य बन गए। अंगुत्तर निकाय यानी कि अंगुत्तर निकाय बौद्धिक साहित्य के अनुसार 16 महाजनपद और भगवती सूत्र जैन साहित्य के अनुसार भी 16 महाजनपद जानकारी देता है। अब कहता है काशी की राजधानी था वाराणसी। वाराणसी वर्तमान में वाराणसी पड़ता है उसका एवं सिमवर्ती क्षेत्र काशी महाजनपद कहलाता है। उसकी राजधानी वाराणसी है जो वरुणा और अस्सी नामक नदियों के बीच है। अंक था चंपा। ये पड़ जाता है आपका बिहार में मुंगेर भागलपुर के अंतर्गत। ठीक, बाद में बिंबिसार ने अंग को मगध राज्य में मिला लिया था। कौशल श्रावस्ती, कहता है कि इसके अंतर्गत फैजाबाद उत्तर प्रदेश क्षेत्र आता है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सरयू नदी इसे दो भागों में बांटती है। उत्तरी कौशल राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल का कुशावती या महेशमती। आगे चलते हैं, वत्स कौशाम्बी, कहता है कि आधुनिक इलाहाबाद एवं कौशाम्बी जिला के अंतर्गत आता है। ठीक, इसकी राजधानी कौशाम्बी है। अवंती महाजनपद में वत्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। मगध था आपका गिरिब्रज या राजगिरी, यही था गिरिब्रज या राजगिरी राजधानी इसका था। और यह जो था आपका काफ़ी यहाँ पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन था। बज्जी था आपका राजधानी वैशाली। कहता है कि यह 8 राज्यों का संघ था। यह गणतंत्र महाजनपद था। आगे चलते हैं, मल्क कुशावती होगा मल्क भी एक गणतंत्र महाजनपद था जो आधुनिक गोरखपुर देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मत्स्य विराटनगर, इसका विस्तार आधुनिक जो है राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में तथा इसकी राजधानी विराटनगर है। कुरुक इंद्रप्रस्थ था। इसकी राजधानी जो दिल्ली को पहला नाम थी दिल्ली, इंद्रप्रस्थ दिल्ली कहा जाता है। और दिल्ली का प्राचीन नाम था आपका योगनीपुर। आगे चलते हैं, चेदी, इसमें वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र चेदी खोजेगा आपका शक्तिमती, इसकी राजधानी थी। अस्मक पोटली या पोतन, ये दक्षिण भारत की एकमात्र जो आपका जनपद है, महाजनपद है। ठीक है ना। सूरसेन का हो जाएगा मथुरा, इसकी राजधानी मथुरा था, वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे चलते हैं, आगे आपका रसायन में जान रहे थे, रसायन में जानेंगे। कहता है कि उस पदार्थ का आर्द्रताग्राही कहते हैं जिसे जैसे कि कॉपर सल्फेट, निर्जन कॉपर सल्फेट, बिना बोझा चूना आदि। उत्फुल्ल पदार्थ क्या है, इन्हें बोलते हैं इफ्लोरसेंट। जब कोई क्रिस्टलीय पदार्थ वायु में रखने पर अपना कुछ या सारा क्रिस्टलीय जल वायु को दे देता है और वह उत्फुल्ल पदार्थ कहलाता है। जैसे कि फेरस सल्फेट जिसको हम बोलते हैं हरा कशिश। ठीक, फेरस सल्फेट ने FeSO4 5H2O, हरा कशिश ना, इन्हें 5H2O हरा कशिश हो जाएगा 7H2O। चलिए आगे चलते हैं, देख लेंगे गुणित अनुपात क्या है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कहता है कि जब दो तत्व संयोज कर 2 या 2 से अधिक जो है यौगिकों का निर्माण करते हैं तो इनमें से एक तत्व भिन्न भिन्न भार और जो दूसरे तत्व के निश्चित भार के संयोग करते हैं आपस में सरल अनुपात में होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोज करके जल का बनाता है, जल और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाते हैं। जल में भार के अनुसार जो होता है हाइड्रोजन का
भाग जो होता है 1 भाग और ऑक्सीजन का 8 भाग होता है। अब जानेंगे कि हम ठोस द्रव और गैस के गुण क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम। पहले जानेंगे ठोस का द्रव। कहता है कि ठोस ठोस जानेंगे। ठोस का आणविक स्थान बहुत कम होता है, अंतराणविक स्थान सबसे अधिक होता है। आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल घनत्व जो होता है उच्च होता है, और कणों की स्थिति स्थिर रहती है। कणों का ऊर्जा निम्न होता है, आकृति और आयतन निश्चित होता है, संपीड्यता बहुत कम होती है। ठीक, अब आगे आपका मतलब द्रव का जो है अंतराणविक स्थान जो होता है ठोस की तुलना में कमज़ोर होता है। फिर गैस का क्या होता है, सबसे अधिक नगण्य होता है गैस का अंतराणविक स्थान। अंतराणविक आकर्षण बल जो होता है इसमें कमज़ोर होता है ठोस में, और क्या होता है कि गैस में नगण्य होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है घनत्व। घनत्व द्रव में निम्न होता है और गैस में अति निम्न होता है। ठीक, आगे है कणों की स्थिति। कणों की स्थिति जो है द्रव में स्थिर और संपूर्ण द्रव में कण स्वतंत्र रूप में गमन करते हैं, जबकि गैस में जो होता है अस्थिर संपूर्ण उपलब्ध स्थानों में स्वतंत्रतापूर्वक गमन कर सकते हैं। ठीक, स्थिति हो गया आपका कणों की। अब कणों की ऊर्जा। कणों की ऊर्जा जो होता है आपका ठोस में उच्च होता है और गैस में अति उच्च होता है। फिर चलते हैं आगे। आकृति और आयतन क्या होता है, जो हम करते हैं ठोस में क्या होता है कि निश्चित होता है और द्रव में अनिश्चित होता है। आकृति मतलब होता है आपका आकृति निश्चित, आयतन अनिश्चित, मतलब अनिश्चित आकृति अनिश्चित होती है, आयतन निश्चित होती है। गैस का कुछ भी निश्चित नहीं होता। ठीक, दोनों अनिश्चित होता है। आगे चलते हैं। संपीड्यता क्या है, संपीड्यता जो है ठोस का बहुत कम होता है, जबकि ठोस की तुलना में द्रव अधिक होता है। फिर गैस बहुत अधिक संपीड्य होता है। आप जानेंगे पदार्थ की अवस्था का पारस्परिक परिवर्तन क्या है। पदार्थ को 3 अवस्था में बांटा गया है, ठोस द्रव और गैस को एक दूसरे में परिवर्तित किया जाता है। जब आप क्या करिएगा, ठोस पदार्थ को गर्म करिएगा तो द्रव बन जाएगा, फिर द्रव को आप गर्म कीजिएगा तो गैस बन जाएगा। फिर उल्टा करिए, जब गैस को आप ठंडा करिएगा तो बन जाएगा द्रव, और फिर द्रव को आप ठंडा करिएगा ठोस बन जाएगा। ठीक, आगे उदाहरण के लिए जल यानी कि द्रव। जल क्या एक प्रकार का द्रव है जो हम 0 डिग्री पर ठंडा करने पर क्या बर्फ बन जाता है, एक ठोस बन जाता है। और जब उसको 100 डिग्री सी तक गर्म करने पर वह उबल करके वाष्प यानी कि गैस बन जाता है। जलवाष्प को ठंडा करने पर वह पहले जल यानी कि द्रव बदल जाता है द्रव में, और फिर क्या होता है अंत में वह ठोस अवस्था से बर्फ बन जाता है। आगे चलते हैं। आगे है कि बर्फ को जब आप गर्म करिएगा तब वो क्या हो जाएगा, जल बन जाएगा। फिर जल को गर्म करिएगा तो जलवाष्प बन जाएगा। सिर्फ उसका उल्टा, जब आप जलवाष्प को ठंडा करिएगा तो जल बन जाएगा, फिर जल को आप ठंडा करिएगा तो बर्फ बन जाएगा। आगे है आपका आगे कि वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम उस ठोस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बर्फ का द्रव्यमान 0 डिग्री यानी या 273.15 केल्विन होता है। ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन ठोस का द्रव यानी कि फ्यूजन ऑफ मतलब फ्यूजन ऑफ FUSION फ्यूजन ऑफ सॉलिड कहा जाता है कहलाता है। द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, यह ऊष्मा बर्फ के मध्य स्थित अंतराणविक आकर्षण बल पर काबू पाने में खर्च हो जाती है, या ऊष्मा पदार्थों में संचित रहती है, जिसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। द्रव का क्वथनांक क्या है, जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था में से गैस की अवस्था या फिर वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होता है, वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। सामान्य दाब यानी कि 1 वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी या 373.15 केल्विन होता है। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के बारे में जान रहे थे। चलिए, राष्ट्रपति को जब आप अध्यादेश जारी करिएगा तो 14 दिन पहले उसको जो है नोटिस किया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि आप पर अध्यादेश जारी में लागू हो गया है। अब चाहता है कि महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद वह दूसरे सदन में भेजा जाता है, और दूसरा सदन आरोप का अन्वेषण करेगा, जिसमें राष्ट्रपति को उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन आरोप सही पता है, मतलब सही बात हो जाता है, आरोप सही मिलता है, तो और क्या होता है कि राष्ट्रपति को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, और राष्ट्रपति को संकल्प पारित होने की तिथि से ही उसको पद से हटा दिया जाता है, हटना होता है। आगे है आपका राष्ट्रपति की शक्ति क्या क्या है। कहता है कि राष्ट्रपति अपना शक्तियों का प्रयोग प्रावधान मंत्री व मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 74 में। दूसरा कहा है कि राष्ट्रपति के सभी शासन संबंधी
कार्य उनके नाम पर किए जाते हैं, इसकी चर्चा अनुच्छेद 77 में। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों का भी नियुक्ति करता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 75 में। आगे चलते हैं। आगे है वह भारत का महान्यवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों, राज्यों के राज्यपाल आदि की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। आप कहते हैं कि विधायी शक्ति क्या है? कहता है कि अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद मतलब अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का एक भिन्न अंग होता है। यानी कि संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 याद रखिएगा, जिससे उससे विधायी शक्ति प्राप्त होता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा किसी को भी संबोधित करता है। सत्रावासन या लोकसभा का विघटन भी करता है अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री के सहयोग से। संयुक्त मतलब संसद का संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 108 में है। लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसकी अध्यक्षता। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक नए चुनाव के बाद क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है और अनुच्छेद 87 में यह बात कहा गया। वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत भी करता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में, लोकसभा 81 में। एंग्लो इंडियन से 2 समुदाय होते हैं। एंग्लो इंडियन से 2 व्यक्तियों को लोकसभा के लिए राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 331 में। वह चुनाव आयोग के परामर्श पर संसद सदस्यों की निहरताएं के प्रश्न पर निर्णय करता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 103 में है। संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रपति के अनुमोदन के बिना लागू नहीं होता। कुछ विधेयक जो है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो है प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि नए राज्यों के निर्माण एवं संबंधित विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 3 में है। अब आगे आपका धन विधेयक। धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 117 में है। ठीक। सीम करता है कि भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधायी अनुच्छेद चर्चा 117 के 3 में। संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट आदि राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है? राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। कहता है कि वीटो शक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 देता है, स्वीकृति देता है। पहला कि विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है या अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। तीसरा का है या विधेयक यदि वह धन विधेयक नहीं हो तो क्या करेगा, विधेयक को संसद के पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है और पुनः क्या करेगा, परंतु यदि संसद इस विधेयक को पुनः संशोधन के साथ या उसके बिना राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो उसे अपनी मंजूरी भी देनी पड़ेगी। अब कहता है कि राष्ट्रपति के मतलब भारत के राष्ट्रपति के पास 3 तरह का वीटो शक्ति होता है। पहले भी आपको बता सकते हैं। वीटो शक्ति की चर्चा अनुच्छेद कितना में है? 111 में राष्ट्रपति को मिलता है पावर। आगे चलते हैं 111 में। चलिए आगे चलते हैं। वीटो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, लेकिन राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो पावर है। ठीक है ना। वो एगो है ना प्रत्यवर्ती वीटो या प्रत्यस्थ वीटो होता है, उसको जो है भारत में लागू नहीं होता है, वो अमेरिका में लागू होता है। आगे चलते हैं। अत्यंतिक वीटो क्या है? कहता है कि अत्यंतिक वीटो राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी अनुमति नहीं देता है। अत्यंतिक वीटो में क्या करता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपना अनुमति नहीं देता है, अर्थात क्या करता है, विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है जिससे कि वह विधेयक समाप्त हो जाती है। अब कहता है अगला है निलंबकारी वीटो। निलंब मतलब रोकना हुआ। राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पूर्ण विचार के लिए लौटाता है, इसी को हम निलंबकारी वीटो कहते हैं। और तीसरा का है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका अभी हम पढ़ रहे थे वो पादक बारे में जान रहे थे। चलिए चलते हैं। क्या था? दूसरा नर युग्मक जो होता है द्वितीयक केंद्रक से संयोज करता है, जिससे भ्रूणकोश यानी कि इंडोस्पर्म प्रेम बनता है। बीजांड से बीज बनता है। अंडाशय में भी जो होता है निषेचन के बाद पूर्ण परिवर्तन होता है और फल बनता है। आवृत बीजी में निषेचन त्रिक संलयन से होता है। आवृत बीजी में अब कहता है कि फल यानी कि फ्रूट क्या है? परिपक्व अंडाशय से निषेचन के उपरांत जो होता है फल बनता है। और निषेचक फल क्या होता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है? इसके बारे में जानेंगे। कहता है कि अनिषेचक फल जो होता है जिन पदार्थों का विकास बिना निषेचन से होता है अनिषेचित फल कहलाते हैं, जैसे कि अंगूर हो गया, केला हो गया, ये सभी हो गया आपका अनिषेचित फल। अब कहता है कि फल की एक भित्ति होती है जिसे हम फलाभित्ति कहते हैं, यानी कि इपिकार्प कहते हैं। फल पुष्प, डेयरी एंड मांसल फ्लैशी होते हैं। ठीक। मांसल फलों में जो होता है फल भित्ति 3 भागों में विभक्त रहती है, जैसे कि बाहरी को हम बोलते हैं इपिकार्पल,
बीच वाला मांसल भाग गूदेदार को हम कहते हैं मीजोकार्पल, और बाहर भीतरी वाला जो होता है सबसे भीतर वाला उसको बोलते हैं एंडोकार्पल। आगे चलते हैं। नारियल में फल भित्ति रेशेदार होती है। अब कहते हैं कि फल का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। साधारण फल में आता है, सिंपल फ्रूट में आ जाता है आम, जामुन, अनार आदि। ठीक, कौन में? साधारण फल में आता है आम, जामुन, अनार आदि। अब कहते हैं कि पुंज फल में आ जाता है आपका कहता है कि एग्रीगेट फ्रूट में आ जाता है आपका शरीफा और रसभरी। कौन में? पुंज फल में शरीफा, रसभरी। ग्रंथिल फल एक होता है, ग्रंथिल फल को बोलते हैं मल्टीपल और कम कंपोसाइट फ्रूट। कहता है कि आपका संग्रहित फल में आ जाता है कटहल, सहतूत, पीपल आदि। अब आगे चलते हैं। अब आगे औसत फल यानी कि फॉल्स फ्रूट क्या है? कहता है कि इन फलों का जो विकास होता है अंडाशय को छोड़ करके पुष्प के किसी अन्य भाग में होता है, जैसे कि सेब में होता है, नाशपाती आदि। सेब, नाशपाती, ये क्या है? औसत फल है। अब कहता है कि फल उनके खाने योग्य भाग हम क्या क्या कौन सी भाग खाते हैं, जैसे कि गेहूं और मक्का को हम भ्रूण कोष खाते हैं, एंडोस्पर्म खाते हैं। आम को हम मध्यफलविती खाते हैं, आम को मध्यफलविती। सेब, नाशपाती को पुष्पासन, सहतूत को परिदलपुंज, कटहल को परिदलपुंज और बीज खाते हैं। अनार को हम अनार क्या खाते हैं? बीज का बाहरी आवरण। और केला खाते हैं मध्यफलविती, मध्य एवं अंतःफलविती केला खाते हैं। लीची को एरिल खाते हैं, चना को बीज पत्र खाते हैं, मूंगफली को भ्रूण खाते हैं, अंगूर को फलविती खाते हैं, अमरूद को बीजडासन खाते हैं, सिंघाड़ा को बीज पत्र खाते हैं, काजू को पुष्पवृंत और बीजपत्र, टमाटर को फलभित्ति एवं बीजडासन, बेर को बाह एवं मध्य फलभित्ति खाते हैं, पपीता को मध्य फलभित्ति, नारियल को भ्रूणकोश, इमली को मध्य फलभित्ति खाते हैं। अब आगे चलते हैं। तरबूज को हम फलभित्ति खाते हैं। अब कहता है कि बी नंबर में पादप उत्तक क्या है, प्लांट टिश्यू क्या है? पहले जानेंगे कि उत्तक है क्या। उत्तक एक या अधिक प्रकार के कोशिकाओं का संगठन जो एक ही प्रकार के काम या अन्य कार्य करते हैं, उत्तक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कोशिका के वैसे समूह जिनका कार्य एवं उत्पत्ति समान होती है, उसी को हम उत्तक कहते हैं। चलिए अगले एक बात आगे हम समझाएंगे वीडियो में। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका पुरस्कार हम जान रहे थे, आज पढ़ेंगे कलिंग पुरस्कार से। कहता है कलिंग पुरस्कार इसकी शुरुआत 1952 में किया गया था। इसे प्रारंभ करने में जो था सबसे प्रमुख भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक थे, उसको जाता है। अब यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान के लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए असाधारण प्रयास के लिए दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार ये विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए, सद्भावना बढ़ाने के लिए दिया जाता है। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योगदान की प्रतिष्ठित 1965 में शुरू किया गया था जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। इसमें 25 लाख रुपया राशि के रूप में प्रपत्र के साथ दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र के साथ। अब कहता है कि प्रमुख पुरस्कार एवं क्षेत्र एवं राशि, जैसे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में किया गया था, ठीक ना। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में। इसमें क्या होता है कि 7 बिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता है। अब कहता है कि नोबेल पुरस्कार किसको किसको दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है, चिकित्सा में, भौतिकी में, रसायन में, शांति में। पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से? 1917 से। कितना दिया जाता है? $10,000। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है 1929 से। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से 1,000 पाउंड रहता है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से 60,000 पाउंड। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 से। भारत रत्न जो है कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा एवं जन सेवा के लिए दिया जाता है। दादा साहेब पुरस्कार जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है 1969 से। इसमें स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपया भी दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन 1965 से 11 लाख रुपया दिया जाता है, 11 लाख रुपया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है सरकारी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में 1958 से दिया जाता है, ठीक है ना। 2001 में उदयगी नेतृत्व क्षेत्र में है। अब आगे के सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1991 से। उसमें 5 लाख रुपया दिया जाता था, अब कितना है पता नहीं। आगे वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए 1992 से 1 लाख रुपये दिया जाता था। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला क्षेत्र में 1.5 लाख रुपया दिया जाता था। आगे है व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में। ध्यानचंद पुरस्कार खेल के आजीवन भर के लिए उपलब्धि के लिए दिया जाता है 5 लाख रुपया, अब कितना है पता नहीं। आगे चलते भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है 1957 से। धरवंती पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से। बोरलॉग पुरस्कार
कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है 1973 से। BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आगे है आपका राष्ट्रीय पुरस्कार, गणतंत्र दिवस पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार, जैसे कि भारत रत्न हो गया आपका, या कला साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, या 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है घोषणा किया जाता है और दिया जाता है। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार का जो है सूर्य का चित्र अंकित रहता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया जाता है। अब आगे चलते, जनता पार्टी सरकार द्वारा 1977 में बंद करा दिया गया था। फिर क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार जब आई 1980 में, फिर शुरू कर दिया गया, और 1980 में से दोबारा शुरू होने के बाद मदर टेरेसा को दिया गया था। आगे चलते हैं, मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया गया था। श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया में को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दिया था। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया गया। पद्म पुरस्कार क्या है? पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन है? पद्म पुरस्कार दूसरा सम्मान, बड़ा सम्मान है। इसे भी भारत रत्न के साथ 1977 में भी बंद किया गया था, फिर 1980 में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसमें 3 प्रकार के पुरस्कार आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। आप कहते हैं कि पद्म विभूषण क्या है? यह जो है सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार दूसरा पुरस्कार है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार। पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म भूषण। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला चौथा बड़ा पुरस्कार है। अब कहता है कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार क्या है? भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर देश की एकता और अखंडता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2019 में इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का गठन किया गया। कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूती और अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत के नागरिकों या संगठन द्वारा उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान की पहचान करना है। पुरस्कार में एक पदक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार के साथ कोई मौद्रिक राशि या नकद पुरस्कार संबंधित नहीं होगा। एक वर्ष में 3 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। यह सम्मान विशेष स्थिति और अत्यधिक सुयोग मामलों को छोड़ करके मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं वीरता के पुरस्कार। वीरता के पुरस्कार जो है आपका, जैसे कि भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना में वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। इन पदकों का विवरण निम्न प्रकार है। परमवीर चक्र यह वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है या पदक है, जो जल थल वायु में दुश्मनों के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मेडल या पदक कांस्य का बना होता है, जिस पर एक और इंद्रब्रज अंकित होता है, जब दूसरी ओर इंद्र व अंग्रेजी में परम चक्र जो है परमवीर चक्र लिखा होता है। पदक को सैनिक अपनी कमीज के बाईं ओर बैगनी रंग के रिबन से लगाता है। महावीर चक्र यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार या पदक है, जो थल जल एवं वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के उत्कृष्ट काम के लिए दिया जाता है। यह पदक स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसका आकार गोलाकार होता है, जिसके एक और 5 कोण वाले जो होते हैं सितारे के बीच में राष्ट्रीय चिन्ह अंकित होता है। दूसरी ओर कमल तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है, जो देखते हैं ऊपर लगाया जाता है लेफ्ट साइड। वीर चक्र क्या है? यह तृतीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार या पदक है, जो थल जल एवं वायु के दुश्मनों के सामने और साहस पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह पदक भी स्टैंडर्ड चांदी का ही बना होता है। कहता है कि इसके एक और 5 कोण वाला सितारा एवं अशोक चक्र एवं दूसरी ओर 2 कमल अंकित होते हैं। पदक को नीली केसरी मतलब पट्टी के साथ जो है पहना जाता है। विशिष्ट सेवा मेडल क्या है? कहता है कि विशिष्ट सेवा मेडल या सेना के कर्मचारियों को असाधारण तथा उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। अब आगे जानेंगे हम अगली वीडियो में। आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है। कहता है कि घनत्व डेंसिटी बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। इसका ऐसा ही मात्रा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक। कहता है कि अपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है या विशिष्ट गुरुत्व क्या है? कहता है कि अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री पर पानी का घनत्व। जल का महत्तम घनत्व 4 डिग्री C या 39.2 फ़ारेनहाइट होता है। अपेक्षिक घनत्व का अनुपात
अतः इनका क्षेत्र मात्रक नहीं होता है, मात्रक भी इस सभी प्रणाली में इनका मान सम्मान होता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसानी होता है। कहता है कि जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरता है तो उसके आयतन का 1/10 भाग जो होता है पानी के ऊपर रहता है और 9/10 भाग नीचे रहता है। आगे याद रखिएगा, किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही होती है। जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगा तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा क्या होता है कि तैरने लगता है। आगे है दुग्ध माप यानी कि लैक्टोमीटर क्या है। उससे हम दूध की शुद्धता मापते हैं। आगे मित केंद्र क्या है, मेट सेंटर क्या है। कहता है कि तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर रेखा को काटती है उसे मित केंद्र कहते हैं। तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए शर्त क्या है। मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। अब कहता है कि पृष्ठ तनाव क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। ससंजक बल यानी कि चॉइसिव फोर्स क्या है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। गैस में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। और संजक बल कहता है कि असंजक बल किसको बोलते हैं, एडहेसिव कहता है कि एडहेसिव फोर्स जिसको हम बोलते हैं। और संजक बल दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। असंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरी वस्तु में चिपक जाती है। पृष्ठ तनाव क्या है, सरफेस टेंशन क्या है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल स्थान प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण जो होता है पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है, इसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत काम करता है। यदि रेखा की लंबाई l और उस पर F बल काम कर रहा हो तो हम कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव बराबर T बराबर F/L। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है, इसलिए इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप क्या होता है कि शून्य हो जाता है। कहता है घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। आगे है आपका केशिकत्व क्या है, कैपिलरी क्या है। केशनली कहता है कि केशनली जो है एक ऐसी खोखली नली होती है जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है, एक समान रहती है और केशनली का लता। केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को हम केशिकत्व कहते हैं। द्रव में केशनली के ऊपर चढ़ना अथवा नीचे गिरने का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। किसी सीमा तक द्रव के केशनली में चढ़ता या उतरता है या केशनली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण मतलब एकदम पतली संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक होता है, यानी कि पतली में अधिक होता है और चौड़ी में जो होता है आपका क्या होता है द्रव का चढ़ाव कम होता है। आगे कहता है कि सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगा देता है वह केश नली में ऊपर चढ़ जाता है, जो नहीं भिगोता है वह नीचे दब जाता है। जैसे कि केश नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी का सतह जो केश नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण होता है आपका न्यून कोण, और इसके विपरीत जब केश नली को पारे में डुबाया जाता है तो पारा केश नली के बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है और केश नली में पारा की सतह उभरा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होता है। केशिकत का उदाहरण यानी कि बुलेटिन पेपर, जिससे कि स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इनमें बने छोटे छोटे छिद्र जो होता है केश नली की तरह काम करता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। आगे चलते हैं। कहते हैं पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों तथा पत्तियों तक जल और आवश्यक लवक कोशिका क्रिया के कारण ही ऊपर पहुँचते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर यानी कि भारीनता की अवस्था में यदि किस नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में जो होता है चढ़ने वाली जल स्तंभ का प्रभाव जो है प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरों तक पहुंच जाएगी, चाहे केस नलियाँ कितनी भी लंबी क्यों ना हो। कहता है वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केसलनियाँ टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके, वह मिट्टी में नमी बनी रहे। पेन का नींव बीच में
चीरा होता है जिससे इसमें छोटी सी बारीक केसनली बन जाती है। केसनली द्वारा स्याही नींव की नोक तक चढ़ जाती है। केशिकत की क्रिया के कारण ही कॉफ़ी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाती है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन जो होता है घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी पर मच्छर के लार्वे तैरते रहते हैं, परंतु मिट्टी के तेल जब डाल देते हैं या छिड़क देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा डूबकर मर जाती है। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के चारों तरफ फैल जाता है अच्छी तरह से। अब आगे श्यानता क्या? श्यानता यानी कि श्यान बल यानी कि विस्कोस फोर्स। किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत यानी कि लगातार परतों के बीच उसकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाली जो होती है बल, घर्षण बल, उसी को हम श्यान बल कहते हैं। श्यानता, विस्कोसिटी, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के बीच जो अपेक्षित गति का विरोध होता है श्यानता कहलाती है। अब आगे आपका विविध चलते हैं। विविध क्या है? विविध में जानेंगे कन्नौज कौन नदी? कन्नौज गंगा नदी किनारे है। श्रीनगर झेलम। सूरत ताप्ती नदी किनारे। हैदराबाद मूसी नदी। मथुरा यमुना नदी किनारे। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी। अहमदाबाद साबरमती नदी। पंढरपुर भीमा नदी। बरेली रामगंगा नदी। जबलपुर इंद्रावती नदी। गोरखपुर ताप्ती नदी। संबलपुर महानदी। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी। जौनपुर गोमती नदी। ओरछा बेतवा नदी किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे। वाराणसी गंगा नदी किनारे। लुधियाना सतलज नदी किनारे। विजयवाड़ा ये भी हो जाए कृष्णा नदी किनारे। तिरुचिरापल्ली गंगा नदी किनारे। बैतूल ताप्ती नदी किनारे। अब कहता है कि भारत का पर्वतीय नगर जैसे कि गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ऊटी तमिलनाडु में है। शिमला जो आपका हिमाचल प्रदेश में। पहलगांव जम्मू कश्मीर में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। कोडाईकनाल तमिलनाडु में। लैंसडाउन उत्तराखंड में। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में डलहौजी। मसूरी उत्तराखंड में। कोटगिरी तमिलनाडु में। मुक्तेश्वर उत्तराखंड में। नैनीताल उत्तराखंड में। कसौली हिमाचल प्रदेश में। कुन्नूर तमिलनाडु में। ये सब जान लीजिए। आगे चलते हैं। गंगटोक सिक्किम में है। मनाली हिमाचल प्रदेश। रानीखेत उत्तराखंड। रांची झारखंड। मिरिक पश्चिम बंगाल। श्रीनगर जम्मू कश्मीर। कोटलिम तमिलनाडु। भुवाली उत्तराखंड। अल्मोड़ा उत्तराखंड। शिलोंग मेघालय। सोनल हिमाचल प्रदेश। नंदी हिल्स कर्नाटक। येरकाड तमिलनाडु। महाबलेश्वर महाराष्ट्र। कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश। माउंट आबू राजस्थान। पंचगनी महाराष्ट्र। मन्नार केरल। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। सपुतारा गुजरात। केमानगुंडी कर्नाटक। पेरियार केरल। मंडी हिमाचल प्रदेश। लोनावाला महाराष्ट्र और खंडला महाराष्ट्र। यहाँ तक जान गए। अब आगे कहता है कि भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पार्क उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, ठीक, जिसका स्थापना 1935 में किया गया था। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है 11 मध्य प्रदेश में। इसे राष्ट्रीय टाइगर टाइगर स्टेट भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। इसका नाम हेमिस है। यह 3550 वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन है आंध्र प्रदेश में। क्षेत्रफल इसका है 3568 किलोमीटर पर। ठीक, आगे है भारतीय पक्षी विज्ञान एवं प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्ड्समैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसको? सलीम अली को। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। जिम कॉर्बेट पार्क के से जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से रामगंगा नदी बहती है। देश में सर्वाधिक यानी कि 94 वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दाचीग्राम कहता है कि दाचीग्राम सेंचुरी में कश्मीरी महामिर्ग पाई जाता है। कहता है कि लाली वन्य जीव अभ्यारण्य पालीघाट अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर अवस्थित। यहाँ क्या होता है कि पेनगंगा नृत्य प्रसिद्ध है जो पोनांग नृत्य प्रसिद्ध है जो जनजातियों के द्वारा किया जाता है। अब आगे कि जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य राज्य और वहाँ पर प्रमुख वन्य जीव, इसके बारे में जानेंगे। छोटा छोटा करते हैं, चलिए चलते हैं। चलिए, पहला है पलामू आपका कहाँ है? अभ्यारण्य झारखंड में। यहाँ कौन कौन से वन्य जीव वन हैं? हिरन रहता है, हाथी, हिरन, तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर। हाथी, तेंदुआ, हिरन यही जंगली सुअर। और कहता है कि हिरन पलामू झारखंड में है। हिरन, हाथी, तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर।
दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। हाथी, तेंदुआ, हिरन, भालू, जंगली सुअर। कहता है कि हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। भालू, तेंदुआ, चीतल, सांभर, जंगली सुअर। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में है। बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर, तेंदुआ। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। शेर, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर। ठीक। नल सरोवर आपका गुजरात में पड़ता है। जल पक्षी अभ्यारण्य है, जल पक्षी। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। हाथी, बाघ, चीता, हिरन, भालू और क्या था? नीलगाय। कौन कौन? हाथी, बाघ, चीता, हिरन, भालू, नीलगाय। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। बाघ, सांभर, नीलगाय, तेंदुआ, हिरन। बाघ, सांभर, नीलगाय, तेंदुआ, हिरन। घाट चंद्रप्रभा आपका है उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। भालू, नीलगाय, तेंदुआ, सांभर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। हाथी, तेंदुआ, हिरन, चीतल, सांभर। कौन? हाथी, तेंदुआ, हिरन, चीतल, सांभर। और भद्रा आपका हो जाए कर्नाटक में। भालू, हाथी, सांभर, तेंदुआ, हिरन। आगे चलते हैं। आगे आपका एसपीडीजीएस कहता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी परिवर्तित करता है। सबसे चमकदार तारा है साइरस। नोबेल गैस है हीलियम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। किस ग्रह पर सूर्य के परितः परिक्रमण काल होता है? वरुण, अधिकतम वरुण को, जो सबसे दूर होता है। कहते हैं कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ऐसे ढेर सारा है, मतलब सोना भी होता है, तो सल्फर देने हैं। चलिए सल्फर है, उदाहरण के अनुसार होगा, ऑप्शन के अनुसार। आगे चलते हैं। आलू क्या है? रूपांतरित तना है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है क्लोरीन। वाट को प्रकट करते हैं आपको जूल पर सेकेंड में। आलू किस कुल का है? सोलनेसी कुल के हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है लाल दिखाई देता है प्रकाश प्रकीर्णन का। प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण जो है साफ आसमान एवं साफ हवाएं। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ईस्ट। क्या? किसका? ईस्ट का। आगे आपका कपड़े से स्याही का जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया? ईथर का। मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। कहता है कि उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी होता है एल्युमिनियम। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक दोष है। इसका परिणाम क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। रसोई गैस का मिश्रण है प्रोपेन या ब्यूटेन का। आगे चलते हैं। प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है, आप जान लीजिए, संचार में किया जाता है, दूरसंचार में या संचार में। आगे चलते हैं। अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। परमाणु विस्फोट में काफ़ी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण है द्रव का ऊर्जा का रूपांतरण। बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत हो जाता है तब यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। कहता है कि वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व तेल किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? प्रोटीन में। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्णांतिक परावर्तन के सिद्धांत पर। आगे है कि वातावरण में मृगमरीचिका एक दिखाई देने का कारण पूर्णांतिक परावर्तन है। आगे चलते हैं। ऊर्जा के संचरण से तात्पर्य है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी पर ऊर्जा का जो होता है ऊर्जा नियत रहता है, ऊर्जा का मान नियत रहता है। आगे चलते हैं। दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समानांतर रखे हैं, इसके बीच रखे बिंब का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत। आगे चल। पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन बी। केपलर का नियम संबंधित है ग्रहों के गति से। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आगे चलते हैं। कहता है कि बिल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310 केल्विन। आगे है। पौधे को किस भाग से जूट प्राप्त होता है? तना से। किसी पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आयु का मानक क्या होता है? कार्बन 14 पद्धति। समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? आयोडीन की। पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार अगर 600 न्यूटन हो तो उसका चांद पर 100 न्यूटन हो जाएगा, 1/6 होता है। आगे है। संवेग डैश का एक मापक है गति की मात्रा का। किस हार्मोन को मादा हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है? एस्ट्रोजन। कहता है कि किस रोगाणु से निमोनिया होता है? तो बैक्टीरिया से। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक है आपका फ्लोरीन। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। आगे जिप्सम का रासायनिक सूत्र जानबे करते हैं, क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है उसके मोल की संख्या पर। कहाँ से मिश्र धातु है? तांबा टिन का। एंगस्ट्रोन से मापा जाता है तरंग दैर्ध्य की लंबाई। आगे आपका हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल है। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध सोना जो होता है आपका 75% होता है।
विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? पवन की दिशा से। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है मीथेन गैस। जूट में सड़न क्रिया किस प्रकार होती है? सूक्ष्म जैविकीय। आगे चलते हैं। आगे आपका संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। 29 अगस्त को शायद रखे थे। आगे है 13 दिसंबर को पेश किया था। 29 अगस्त को लगाया गया। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में क्या चीज़ है? भूमि का जो है, भूमि के बारे में चर्चा, भूमि का विस्तार, ये कुछ है। आगे भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान 1911 द्वारा परिवर्तित हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। आगे आपके वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होता है। संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्ते का निर्णय संसद के द्वारा दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने एकमात्र डाकघर संशोधन विधेयक मामले में अपनी वीटो की प्रयोग किया था 1996 से। आगे चलते हैं। 1996 आगे चलते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख जम्मू कश्मीर है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची शामिल है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम पास होता है तो उसको हम अपसौर बोलते हैं। यह कब होता है आपका? अपसौर जो होता है ना आपको 4 जनवरी या फरवरी को होता है। 4 जनवरी को होता है। आगे चलते हैं। 4 फरवरी लेके चलिए, जनवरी अब फरवरी कन्फ्यूज है। आगे चलते हैं। अपसौर होता है 4 जुलाई को, इस बार में करते हैं। 3 फरवरी को हो जाएगा आपका, 3 फरवरी को। आगे चलते हैं। उपसौर। आगे मॉन्ट्रियल संलेख ओजोन अपक्षय से संबंधित है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी जो है आपका अरेबिका है। काली मिट्टी में सर्वाधिक मतलब कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। ओबरा यानी कि ओबरा थर्मल पावर प्लांट कहाँ आपका? ओबरा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं। आगे नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। बाघ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को, यानी कि टाइगर प्रदेश मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। आगे है अकबर के समय मुगलों के प्रधान को क्या कहा जाता था? वकील या वजीर कहा जाता था। अकबर के समय में बनने वाली पहली इमारत हुमायूं का मकबरा था, हाजी बेगम ने बनाया था। आगे है जहांगीर की रुचि स्थापकला की अपेक्षा चित्रकला में अधिक था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। राज्यों में राजस्थान ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली शुरू करता। अच्छा, राजस्थान का स्थापना दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है ना। आगे चलते हैं। आगे टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय के एस रंजीत सिंह थे। विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश था आपका चीन था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे। रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश राज्य में। आगे कहता है भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर संसद का नियंत्रण होता है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु या धार्मिक गुरु था रामदास। और एगो थे इसके कौन गुरु थे? कौनदेव भी थे, कोई गुरु थे। राजनीतिक गुरु थे राजाजी कौनदेव। और धार्मिक गुरु थे आपका रामदास। आगे चलते हैं। 100 साल का युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था 1356 से 100 साल के बीच हुआ था। 1356 से हो जाएगा आपका शायद, 1336 से हो जाएगा। आगे चलते हैं। शुद्ध आंदोलन के प्रवर्तक शुद्धि आंदोलन प्रवर्तक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। जतिन दास को बाघ जतिन के नाम से भी जाना जाता है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को। पंचायती राज की 2 स्तरीय समिति का गठन अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। पंचायती चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार को लिया जाता है। सिक्किम को 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे चलते हैं। गोवा राज्य का निर्माण 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है। राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। सरकारिया कमीशन का गठन केंद्र और राज्यों के संबंधों के परीक्षण हेतु किया गया था। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय। विद्यमान कानूनों के अनुसार निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं।
कहता है कि दिनेश गोस्वामी समिति का मतलब संबंध निर्वाचन संबंधित सुधारों से था। बगीचा के निर्माण की शुरुआत बाबर ने किया था। 1545 में शेरशाह ने कलिंजन पर अपना अधिकार कर लिया था, अंतिम आक्रमण किया था। आगे चलते हैं। मालप्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी पर कहाँ है? कर्नाटक में। वेम्बनाड झील केरल में है। गंगा नदी को दो प्रमुख स्रोत भागीरथी और अलकनंदा है। आगे है सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। कहते हैं कोयनाबाद महाराष्ट्र में है। कहते वरुणा परियोजना क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। आगे कहता है लूनी नदी कक्ष किरण में क्या होती है? गायब हो जाती है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय चंबल नदी पर है। तिरुचिल्लापल्ली सर कावेरी नदी के तट पर है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ द्वारा पता है कि विंध्या पर्वत विंध्याचल पर्वत घिरा है। स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे है। रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया था मध्य प्रदेश में। कहता है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की और वहाँ पर एक प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण भी करवाया था कुली कुतुब शाह। आगे चलते हैं। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम विदेशी पूंजी के सहयोग से स्थापित बैंक का नाम था हिंदुस्तान बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। भक्ति कवियों में चैतन्य महाप्रभु जो था एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्हें मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। सूरदास अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपों का सजाने में उस्मान पद्धति यानी कि रूमी विधि का प्रयोग किया था। अब आगे 1891 में भारत की कुल जनसंख्या 3.6 करोड़ थी। 1891 में अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ 2000 ईस्वी में किया गया था। 1993 तक भारत में गरीबी का आकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO के द्वारा किया गया था। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक ही सीधा रेखा में होता है तो बृहत ज्वार, बहुत बड़ा ज्वार उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूर्णन कहलाता है। ठीक ना। पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी अपसौर, ये नहीं बोले थे, अपसौर 4 जुलाई को। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वह प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीतिक से अलग रखा। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण इब्राहिम लोदी ने किया था। तेनालीरामन कृष्णदेवराय के दरबार में था। बीजापुर के गोल गुम्बज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी एवं प्रधानमंत्री उस्ताद ईसा खां था। आगे चलते हैं। अब आगे आपका पृथ्वी से संबंधित पृथ्वी से संबंधित कुछ तथ्य इसके बारे में जान लेंगे भूगोल में। कहता है कि पृथ्वी की आकृति कैसा है? पृथ्वी की आकृति गोल है यानी कि भूआब जियोड मतलब अध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। भूमध्य व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। कहता है कि ध्रुवीय परिधि जो है घिरा आपका 40,008 किलोमीटर। विषुवतीय परिधि है 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 5.97 × 10⁻24 किलो kg। जलीय भाग है 71%, स्थलीय भाग है 29। जल है 71 पर और स्थल है 29 पर। आयतन कितना है? पृथ्वी का आयतन है 10.83 × 10⁻11 घन किलोमीटर। औसत घनत्व है 500 मतलब 5.52। ठीक ना। पानी की का अनुमानित आयु मतलब पृथ्वी की अनुमानित आयु जो है आपका 4.6 बिलियन वर्ष है। धरातल के क्षेत्रफल जो है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। परिभ्रमण समय है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। परिक्रमण समय है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। परिक्रमण वेग है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड और परिक्रमण मार्ग की लंबाई है 96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से न्यूनतम दूरी है 14.70 करोड़ किलोमीटर और सूर्य से अधिकतम दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से मध्य दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश जो पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकंड या 16 सेकंड या 500 सेकंड में। चंद्रमा से दूरी है 3,84,000 किलोमीटर और समुद्र से तल की सर्वाधिक ऊंचाई है 88,सौ 48.86 माउंट एवरेस्ट और सर्वाधिक ऊंचाई है। और समुद्र तल से सागर की गहराई है 11,033 मीटर, मेरियाना ट्रेंच जिसको हम बोलते हैं। बृहस्पति एवं शनि पर कौन सी गैसें पाई जाती है? तो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्यग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। आगे चलते हैं।
आ गया कि वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध और शुक्र। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। हेल बाप तथा हेली क्या है? पुछल तारा है। आ गया है ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सूर्य के निकट का ग्रह बुध है, पृथ्वी से निकट का ग्रह शुक्र है। ये बात समझ गए। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह हो जाएगा आपका पृथ्वी। कौन हो जाएगा? पृथ्वी। आगे सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, लाल ग्रह मंगल, भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन शुक्र। छल्ले वाला ग्रह हो जाएगा आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह हो जाएगा अरुण, मतलब वरुण। सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह हो जाएगा मतलब बुध। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि, करीब करीब 88 को से पार चल गया। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण है। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिक्रमण गति वाला ग्रह बृहस्पति। न्यूनतम परिभ्रमण वाला गति हो जाएगा परिक्रमण वाला शुक्र। और समान परिक्रमण एवं परिभ्रमण एवं परिक्रमण वाला अधिक मतलब अवधि वाला ग्रह हो जाएगा शुक्र। आगे है कि पृथ्वी के समान अवधि देने वाला ग्रह है मंगल, दिन वाला ग्रह है मंगल। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह भी मंगल है, जो कि 25 डिग्री झुका हुआ है। अब पृथ्वी 27 डिग्री है। पृथ्वी के समान परिक्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाला ग्रह है अरुण और शुक्र। कहता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह है अरुण। सर्वाधिक उत्तर से दक्षिण कौन परिभ्रमण करता है? अरुण। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह है बुध। न्यूनतम गति से हो जाएगा आपका वरुण। और जो ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है शुक्र और अरुण। आगे चलते हैं। आगे है ध्रुव तारा की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी। दक्षिण ध्रुव की खोज तो एडरसन ने किया था। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार के बारे में जानेंगे क्या है। कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। कब? 1906 में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ये बात समझ गए। आगे मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। आगे मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में किया था? अमृतसर अधिवेशन 1908 में। अब कहता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, कब हुए? ठीक ना, वो जानेंगे। प्रथम अधिवेशन 1906 में हुआ था ढाका में। दूसरा का हुआ था 1907 में कराची में। तीसरा का हुआ था अमृतसर में 1908 में। याद रखिएगा। आगे है वर्ष 1908 में किसी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में भी स्थापित हुई थी अमीर अली के द्वारा। अब आ गया भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार 1909। आगे चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार 1909 किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था की गई? भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आगे 1909 में सुधार बिल के पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया था। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि 2 नेशन थ्योरी की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है 1909 से ही। यदि याद रखना है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना करके हमें ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़ी होगी, यह कथन किसने कहा था? वायसराय मिंटो ने कहा था। क्या कहा था? कह रहा है कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना करके हम ऐसे खेत यानी कि बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी यानी कि तीखी होगी। या आगे चलते हैं। आगे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में ही। आगे चलते हैं। आगे है आपका कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाला पहले भारतीय थे, एकमात्र। अब आगे आपका कांग्रेस के 2 गुटों का प्रमुख नेता जैसे कि दादा भाई नौरोजी उदारवादी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उदारवादी थे, फिरोज शाह मेहता उदारवादी थे, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी थे यानी कि नरम दल के नेता थे। अब कहते हैं कि उग्रवादी यानी कि गरम दल के नेता कौन कौन था? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। कौन? पता कि लाल बाल पाल और
अरविंद घोष, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला चौधराय, अरविंद घोष, ये सब थे गर्म दल के नेता, यानी कि उग्रवादी थे। उग्रवादी में था दासू फिगो, यानी कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। आगे कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना का तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कहता है कि शेर ए पंजाब के नाम से जो था लाला लाजपत प्रसिद्ध था। बंगाल बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वैलेंटाइन सियोल ने कहा था। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किससे मिला था? बाल गंगाधर तिलक को। कहता है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय था? इस आशय यही था कि संवैधानिक संसाधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। आपको पता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हुआ था। कब कब हुआ था? पहली बार हुआ था 1877 में, दूसरी का बार 1903 में और तीसरा का बार 1911 में। कब? 1877, 1903, 1911 में। बात समझ गए? पहला बार जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1877 में, तो लॉर्ड कौन था? कर्जन था। लॉर्ड लीटन था। कौन था? लॉर्ड लीटन। दूसरा का बार जब हुआ 1903 में, लॉर्ड कर्जन, और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग था। यह बात याद रखिएगा। द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस को, जबकि बंगाल में द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। अब आगे आपका इकोनॉमिक्स जान लेंगे। आगे है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। जीवन की भौतिक गुणवत्ता यानी कि फिजिकल क्वालिटी का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता पर। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत उपकार लगाए थे? 0.50%। आगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? 10वीं में। आगे है कि प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? 1983 में। एड्रागोगी किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा से। आगे प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, याद रखिएगा। अब आ गया कि ग्रामीण अवस्था विकास कोष यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसके द्वारा संचालित किया जाता है? नाबार्ड के द्वारा। अब आगे है जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो 7वीं। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में। कहते हैं कि UIDAI योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन था? थेम्बल्ली, महाराष्ट्र। अब आगे आधार कार्ड प्रत्येक भारतीय नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराने के लिए एक योजना है। आगे है कि ग्रामीण विकास के संबंध में महत्वाकांक्षी कार्यक्रम यानी कि पूरा यानी कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज ऑफ रूरल एरिया, इसको बोलते हैं कि पूरा, को सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया था। भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना कब तक पूर्ण का लक्ष्य रखा गया था? 2022 तक। कहाँ हुआ पूरा? आगे चलते हैं। कहता है कि माध्यम भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा जो है की जाती है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालयों को मध्य भोजन वितरण करने से है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा लक्ष्य निर्धारित किया था? 2015 तक। आगे है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। आगे है भारत में शिक्षित बेरोजगारी का सबसे अधिक प्रतिशत केरल राज्य में। कहता है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सा योजना प्रारंभ हुआ था? सांसद आदर्श ग्राम योजना, 11 अक्टूबर 2014 को। सांसद ग्राम योजना। आगे है समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के जो नीचे परिवारों को रोजगार दिलाना है। कहता है कि विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य जो है किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण प्रदान करता है? गरीबी को खाद्य सुरक्षा हेतु।
विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? चक्रीय एवं घर्षण बेरोजगारी। हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। सरकारी स्तर पर पारिवारिक योजना कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? भारत में। पर्यावरणीय कुजनेटस वक्र पर्यावरण क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के बीच संबंध दर्शाता है। यह पर्यावरणीय कुजनेटस वक्र का आकार जो होता है उल्टा यू आकार का होता है, उल्टा यू। आगे चलते हैं। आगे आपका मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया था? अलग अलग